Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the second part of federalism. So let's begin. So last वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तक डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या यू कैन से फेडरलिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से क्या होता है एक बिगर यूनियन बनाते हैं या एक कंट्री बनाते हैं. ठीक है, ये सारे स्टेट वॉलेंटरली एक साथ आए हैं ताकि ये एक बिगर फॉर्म यानी कि एक कंट्री बना सके. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई एम सो सॉरी. तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके. ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये अपनी सिक्योरिटी तो मेंटेन करना चाहते हैं, साथ में स्ट्रॉन्गर भी बनना चाहते हैं, बट ये इंडिपेंडेंट है अपने किसी भी रिलेटेड मैटर्स में. ठीक है, जैसे क्योंकि ये स्टेट्स एक साथ आए हैं तो ये स्टेट्स अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट है. दूसरा, इनके पास अपनी सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होगी. यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो यूनियन फॉर्म है ना वो थोड़ी वीक होगी, स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी से साथ में आए हैं और वो इंडिपेंडेंट है अपने क्षेत्र में, तो इस वजह से. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. दूसरा फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसका मतलब है कि एक कोई सिंगल कंट्री है जिससे इंडिया. ठीक है, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर का डिवीजन किया है. ठीक है, अब ऐसे ही इसमें क्या होगा, सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन कर दिया गया है. ठीक है, पहली एक सिंगल यूनिट ही थी, राइट. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके पास जो पावर्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, सिमिलर या इक्वल पावर नहीं होंगी. और वो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. तो और यहाँ पे जो पावर ज़्यादा होती है वो किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. और स्टेट के पास अनइक्वल पावर होने के साथ एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कम होती है पावर. ठीक है, यहाँ पे यूनियन स्ट्रॉन्ग है. जैसे एग्जांपल आता है इंडिया का, स्पेन का, बेल्जियम का. तो यहाँ पे अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं अब कि कैसे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. तो जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, एज वी ऑलरेडी नो कि आज़ादी के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ. उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके आर्टिकल 1 में हमने ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है. हमने जो टर्म यूज़ की इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए वो कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म का बेस भी रहा है. हमने कहा कि हम इंडिया में जो शासन चलाएंगे ना वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के बेस पे चलाएंगे. ठीक है, तो इसमें हमने क्लियरली क्या किया, डिवीजन करा पावर का इन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने माना और उनमें पावर डिवीजन कर दिया. फिर लेटर ऑन हमने क्या करा है,
73rd एंड 4th अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक थर्ड टायर या लेवल ऑफ द गवर्नमेंट भी आई, जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपल आते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरियाज के लिए, पंचायती राज एंड और रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, हमने ये डिवीजन कर लिया, बट साथ साथ हमने क्या किया, हमने 3 लिस्ट भी बनाई। ये लिस्ट ऐसी बनाई गई, तो ये पंचायती म्युनिसिपल राज वाले जो लेवल है ये तो बाद में ऐड ऑन किया गया, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हमने 3 लिस्ट भी साथ में रखी, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इस पे निर्णय ले सकती है। तो सबसे पहले हमारा आता है यूनियन लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में क्या हुआ, हमने कहा कि यूनियन लिस्ट है तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कोई भी निर्णय ले सकती है। इसकी पावर हम दे रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट को, जिसमें आपका डिफेंस आता है, ठीक है, आपकी करेंसी आती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस या आपके फॉरेन रिलेशंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने कहा स्टेट लिस्ट बनाते हैं। अब स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिन पे कौन निर्णय ले सकता है, जिस पर निर्णय लेने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जहाँ में आपका आता है पुलिस का आता है, या कोई लोकल ट्रेड है वो आता है, साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो ये स्टेट गवर्नमेंट पर आता है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी लिस्ट हमने रखी कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट थी जिसपे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके निर्णय ले सकते थे। जैसे हो गया आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, आपके फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, तो इन दोनों पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं ये दोनों मिलके लेते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। तो ऑब्वियसली होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रॉन्गर है स्टेट्स गवर्नमेंट की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद जब लेटर ऑन हमने पंचायती राज गवर्नमेंट को अपना लिया, मतलब थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हमने क्रिएट कर लिया, तो क्या हुआ, हमने कुछ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट से जो कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपका लोकल लेवल पे हो गया वाटर का, हेल्थ का, एजुकेशन का, वहाँ पे सफाई से रिलेटेड हो गया, तो ये सब हमने क्या करा, सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए म्युनिसिपल एंड पंचायती राज के अंदर। तो ये जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से कुछ डिवीज़न हो, वहाँ चला गया पावर का। ठीक है, अब आता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो किसी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन या लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट में से मेंशन ही नहीं किया गया था उस सब्जेक्ट को, या कोई ऐसा नया सब्जेक्ट निकल कर आ जाता है जिसका मेंशन किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पावर किसके पास चली जाती है, यूनियन गवर्नमेंट। ऐसे कोई अगर सब्जेक्ट आता है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस पर निर्णय ले सकती है। ऑल राइट, दूसरा फीचर क्या आता है कि एज वी ऑलरेडी नो कि होल्डिंग टुगेदर में यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं या स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं होती है। ठीक है, सबके पास ही डिफरेंट डिफरेंट पावर है। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको लेकर। तो ये है अपना इंडिया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वहीं पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर भी दी गई थी। सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास आता है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें आर्टिकल 370 लागू होता था, जहाँ पे वहाँ पे उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग एंड ऑल था। ठीक है, वो इंडिया के साथ कनेक्टेड था, बट स्पेशल अलग दूसरे स्टेट से उसके साथ एक तरीके से स्पेशल स्टेटस उसे प्रोवाइड किया गया था। इसी तरीके से जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें हमारे आते हैं असम, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनको भी जो है स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, जिसमें हमारा आता है आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ की सोशल हिस्टोरिकल जो सर्कमटेंसेस थे वो डिफरेंट थे, अलग थे। तो इसी वजह से हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं
पावर्स हैं वो अलग हैं, सिमिलर पावर सबको एक जैसी नहीं दी गई है। ऐसा क्यों है? ताकि वो अपनी जो इंडिजीनियस अपनी लैंड राइट है या अपने कल्चर हैं, इन सबको बना के रख सके। तो वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या वहाँ पे जिस स्टेट में इसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग फील करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग की जाने लगी थी, क्योंकि बाहर के जो लोग थे वहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे थे, ठीक है। और तो बेसिकली वहाँ के जो इंडिजिनियस लोगों की पहचान थी ना, उसको एक तरीके से खतरा आ रहा था, उनके रोजगार को खतरा आ रहा था इस वजह से। तो वहीं पे पास ऑलरेडी जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे कानून एग्जिस्ट करता है, लैंड राइट्स, जहाँ पे जो भी उस स्टेट में रहने वाला परमानेंट रेजिडेंट होता है, वो ही वहाँ पे लैंड ले सकता है। जो वहाँ से बिलोंग करते हैं सिर्फ वही वहाँ की ज़मीनें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बाहर का कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से वहाँ जाके ज़मीनें नहीं ले सकता है। तो ये सब स्पेशल राइट्स एंड ऑल क्यों किया गया, क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उनके जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे या वहाँ की जो स्थिति है वो सिमिलर नहीं है, सबकी अलग अलग स्थिति है, तो इसीलिए उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। दूसरा आता है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज। तो कुछ ऐसे भी स्टेट थे या तो कुछ साइज में बहुत छोटे थे, ठीक है, कि हम उसको एक अलग से स्टेट नहीं बना सकते थे, कि फिर वहाँ के अलग अलग चैलेंजेस हमें देखने पड़ते। तो और दूसरी चीज़ क्या थी कि उन स्टेट को हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका कल्चर और वहाँ का जो सर्कमटेंसेस है वो उससे डिफरेंट है। अगर वो मर्ज कर देते तो उससे अलग से काइंड ऑफ क्लैशेस हो जाते। तो इसलिए उन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जिसमें आपका लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इस पे जो राइट होते हैं बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन यूनियन टेरिटरीज का शासन डायरेक्टली चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है कि वो इन एरियाज को चला सकती है, ठीक है। बट दिल्ली में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वो इस वजह से भी क्योंकि ये कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन ऑलरेडी किया गया है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई भी अमेंडमेंट करना होता है तो हमें 2/3 की मेजॉरिटी एटलीस्ट चाहिए होती है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो दोनों ही हाउसेस में से आपके राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो एटलीस्ट क्या कहते हैं अप्रूव करना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए, वो 2/3 की है, ठीक है, तभी वो जाके पास होता है। और वहीं पे अब फिर हम बात करते हैं जुडिशरी को लेकर। जुडिशरी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और अगर पावर की चीज़ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उन चीज़ों को क्लियर करती है और इंटरप्रेट करती है कि ये पावर किसके पास होगी। तो ये डिसीजन लेने की जो भी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, हमने 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपनाए हैं, लेटर ऑन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे हमने वर्क किया है। उसके बाद हमने स्पेशल स्टेटस दिया है स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर पास्ट, उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है जो निर्णय लेती है कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन पूरा चल रहा है, तो पावर शेयरिंग का ही एक पार्ट होता है फेडरलिज्म, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhistory Tutor.